कृषि और संबंध क्षेत्र को रियायती ऋण और रेहड़ी पटरी वालों को विशेष ऋण की सुविधा 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड का लक्ष्य होगा हासिल। प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील उपाय बताते हुए घोषणाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिल गेट्स से की बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक नवाचार पर, वैश्विक तालमेल और शोध और अनुसंधान पर की चर्चा। बिल गेट्स ने दुनिया भर में महामारी से निपटने में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से फोन पर कोरोना वायरस स्थिति पर की चर्चा। G20 में भारत ने दिया आवश्यक दवाओं, उपचारों और टीकों की सस्ती दरों में उपलब्धता पर जोर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस संकट के दौर में भारत ने अपना वसुधैव कुटुंबकम का दायित्व निभाते हुए विश्व के लगभग 120 देशों को दवा मुहैया कराकर निभाई अपनी भूमिका। आईआरसीटीसी ने जरूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के मूल स्थान का पता लेना किया शुरू। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से शुरू होने वाले वेटिंग टिकट के लिए निर्धारित की सीटें, आज से वेटिंग टिकट की बुकिंग की सुविधा होगी शुरू। एक मई से अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 10 लाख कामगारों को पहुंचाया गया उनके घर। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत जारी। 16 से 22 मई तक होगा मिशन का दूसरा चरण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं की कक्षा के सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को स्कूल में ऑनलाइन, ऑफलाइन अभिनव परीक्षणों में फिर से शामिल करने की दी अनुमति। छात्रों की परीक्षाओं की स्थिति, विषयों और प्रयासों की संख्या के किसी भी स्टेटस के बावजूद छात्रों को दिया जा रहा है अवसर। और भारत में कोरोना के 51,401 सक्रिय मामले, जबकि 27,919 संक्रमण मुक्त होकर लौटे घर। 2,649 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में 44,38,000 लोग कोरोना से संक्रमित, 3 लाख से अधिक लोगों की मौत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस दौरान किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त 5 किलो अनाज और प्रति परिवार को 1 किलो चना दाल। 2021 तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड का लक्ष्य। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को किराए पर मिलेंगे सस्ते मकान। इस दौरान 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष योजना भी है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती ऋण। मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ की राहत। 12 महीने की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान करने पर 2% का ब्याज का उपदान। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम पारिश्रमिक ढांचा जल्द होगा तैयार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स ने कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए कदमों पर बिल गेट्स काफी प्रभावित दिखे। दोनों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक नवाचार पर, वैश्विक तालमेल और शोध और अनुसंधान पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा इस लड़ाई में अपनाए गए दृष्टिकोण की बात की, जिसमें जन संदेश की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जन केंद्रित तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने से इस लड़ाई को जीतने में मदद मिली है। और बिल गेट्स ने बातचीत और साझेदारी के पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि महामारी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। भारत की भूमिका दुनिया में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है और सभी के लिए वैक्सीन, परीक्षण और उपचार की पहुंच को प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्से से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दोनों देशों में उठाए गए कदमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने संक्रमण में वृद्धि के बिना लॉकडाउन प्रतिबंधों में उठाने में डेनमार्क की सफलता की सराहना की। दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी कि भारतीय और डेनिश विशेषज्ञ एक दूसरे के अनुभव से सीखने के लिए संपर्क में रहेंगे। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क संबंधों को और मजबूत करने की अपनी साझा इच्छा को दोहराया और उन तरीकों पर चर्चा की जिसमें दोनों देश कोविड के बाद की दुनिया में एक साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने 12 मई को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ज्वाइंट कमीशन की बैठक के सफल आयोजन का स्वागत किया। भारत और डेनमार्क के बीच एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए नेताओं ने खुद को प्रतिबद्ध किया। भारत ने G20 देशों को कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए आवश्यक दवाएं, उपचार और वैक्सीन किफायती दरों पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल G20 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की दूसरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 संकट के दौरान पारदर्शी तरीके से एक दूसरे का सहयोग करने और वैश्विक साझेदारी की बात को मजबूत तरीके से आगे रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संकट के दौर में भारत ने अपना वसुधैव कुटुंबकम का दायित्व निभाते हुए विश्व के लगभग 120 देशों को दवा मुहैया कराकर अपनी भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री ने G20 देशों में स्वास्थ्य कर्मियों और आवश्यक दवा सामग्री की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ भारत को भी दवा और आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में शामिल करने का आह्वान किया। We had the G20 trade ministers virtual meeting, the second such meeting that has been held, in which India presented a strong case for global partnerships and cooperation to support each other during the COVID-19 crisis in a transparent and fair manner. India on its part has played the role of a responsible global citizen by providing medicines to over 120 countries across the world to help them fight the global pandemic COVID-19. कोरोना वायरस महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत अभियान जोरों पर है। इस अभियान के तहत विदेशों से एयर इंडिया के विमानों के जरिए देश के विभिन्न शहरों में लोग पहुंच रहे हैं। इसके तहत कल ढाका से एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। दिल्ली आने वाले विमान से 70 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। इसके साथ ही एक और विमान 169 भारतीय नागरिकों के साथ ढाका से चेन्नई के लिए रवाना हुआ। दुबई से भी एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विशेष विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां 177 भारतीय नागरिक सवार थे। हालांकि उनको अपने घर जाने के लिए अभी 14 दिन और लगेंगे, क्योंकि सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन सभी ने सरकार के प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की और सरकार को धन्यवाद दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोलालमपुर से 117 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान उतरा। वहीं एयर इंडिया की विशेष उड़ान दुबई से 149 यात्रियों को लेकर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। इसके साथ ही देश में जल मार्ग से भी
विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। समुद्र सेतु के ऑपरेशन के तहत आईएनएस जलाश्व माले पहुंच गया है। यह जहाज लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करते हुए वहां फंसे भारतीयों को लेकर भारत पहुंचेगा। पहले चरण में आईएनएस जलाश्व से मालदीव्स में फंसे 698 भारतीयों को 10 मई को वापस लाया गया था। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इस दौरान भी कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे कई भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र का वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे हुए सभी भारतीयों के लिए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पार्थ चटर्जी के इस आरोप के जवाब में यह टिप्पणी की। दरअसल चटर्जी ने विदेशों से भारतीयों की वतन वापसी के मामले में केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। श्रीवास्तव ने चटर्जी के पोस्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है। भारत सरकार का वंदे भारत मिशन सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए है, जिनमें पश्चिम बंगाल के लोग भी हैं। उनमें से 3700 से अधिक लोगों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। हमें उड़ानों को कोलकाता भेजने में खुशी होगी, लेकिन अगर राज्य सरकार यात्रियों की अगवानी और क्वारंटाइन के लिए पुख्ता इंतजाम करेगी। पश्चिम बंगाल के निवासियों को पड़ोसी देशों से भू सीमा में स्वदेश वापसी में भी हम मदद करेंगे। हम इस मामले में राज्य सरकार से जल्द ही जवाब मिलने की उम्मीद करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रवासियों को घर लौटने के लिए सुविधाएं नहीं दे रही है और उसने केवल 7 विशेष श्रमिक ट्रेनों की ही अनुमति दी है, जबकि उत्तर प्रदेश ने ऐसी 400 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से और अधिक विशेष श्रमिक ट्रेनों के लिए मंजूरी देने की उनकी अपील पर कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को रोजाना 105 ट्रेनें संचालित करने की जरूरत है। It pains me that several states are not giving permission for these Shramik special trains. States like West Bengal, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand are not giving enough permission so that we can run Shramik specials to their states. I once again appeal to West Bengal. Instead of giving 105 trains in 30 days, please give permission for 105 trains every day. And we will send all the migrant labor of West Bengal who wants to go back home. लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 22 मई से इन स्पेशल ट्रेनों में मिलने वाली वेटिंग लिस्ट टिकट की बुकिंग आज से शुरू होगी। रेलवे ने वेटिंग टिकटों की संख्या भी तय कर दी है। टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही हो सकेगी। रेलवे के मुताबिक एसी 3 टियर में 100 टिकटें वेटिंग लिस्ट में बुक होंगी, जबकि एसी 2 टियर में 50 टिकटें वेटिंग लिस्ट कोटे में बुक होंगी। वहीं 200 वेटिंग टिकटें स्लीपर क्लास के लिए रखी गई हैं, जबकि एसी 1 कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा। शुल्क वापसी नियम के तहत ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले 50% शुल्क वापसी और ट्रेन खुलने के 24 घंटे के अंदर शून्य शुल्क वापसी को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा शुल्क वापसी नियमों को रेलवे रद्दीकरण और वापसी नियम 2015 के अनुरूप लागू किया जाएगा। दिल्ली से केरल के लिए पहली विशेष ट्रेन 602 यात्रियों के साथ आज सुबह तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और कोरोना के लक्षण की जांच की गई। और दिल्ली से विशेष ट्रेन आज सुबह केरल के कालीकट पहुंची, जहां यात्रियों के सामानों को सैनिटाइज करके रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया। यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पहुंचने पर उनके सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। विशेष ट्रेनें अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं।
और कल शाम असम के डिब्रूगढ़ से विशेष यात्री ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। ट्रेन में 300 से अधिक यात्री सवार थे, जिनको ट्रेन में सवार होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। भारतीय रेलवे ने 15 दिन से भी कम समय में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 10 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाकर अहम उपलब्धि हासिल की। भारतीय रेलवे ने 14 मई 2020 तक देश भर में 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं। विभिन्न स्थानों पर पलायन करके गए फंसे श्रमिक तथा तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया। ये 800 ट्रेन विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए चलाई गई। ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की उचित जांच सुनिश्चित की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्टेशनों से ट्रेन यात्रियों को उनके गंतव्यों तक ले जाने के लिए उन स्थानों पर विशेष बसों का इंतजाम करने की अनुमति दी जहां सरकारी या निजी वाहन नहीं हैं। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि विभिन्न जोनों में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन पर लगी पाबंदियों को ध्यान में रखकर कुछ राज्य सरकारों ने ट्रेनों से पहुंच रहे यात्रियों को स्टेशनों से घर पहुंचाने के लिए विशेष बसों की अनुमति देने का अनुरोध किया था। गृह सचिव ने बताया कि गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत यात्रियों को रेलवे स्टेशन से घर तक आने जाने की कंफर्ट टिकट के आधार पर इजाजत दी गई थी। केंद्र सरकार ने मंगलवार से दिल्ली और देश के विभिन्न हिस्सों के 15 स्थानों के बीच ट्रेन सेवाएं बहाल की थीं। वैसे भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों ट्रेनें चला रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 9वीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि यह अवसर उन सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं या उनकी परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। इस सुविधा में विषयों की संख्या और परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने इसे असाधारण परिस्थितियों में उठाया गया कदम बताया है। और अब बात भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 51,401 हो गई है, जबकि 27,919 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से 2,649 लोगों की मौत हो गई है। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जमीनी हकीकत की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत हिमाचल प्रदेश में करीब 9 लाख किसानों को कोरोना राहत के रूप में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उनके खाते में डाल दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश में 12,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 3 महीने तक अतिरिक्त राशन देने का निर्णय लिया है और ये राशन मुफ्त दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी 24 लाख परिवारों को इसका लाभ मिला है। शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र के बीपीएल परिवार मुफ्त राशन पाकर बेहद खुश हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री राशन की मुहैया करवाया था वो हमें मिल चुका है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में हमें मुफ्त का राशन भेजा। जो मोदी सरकार की सोसाइटी की राशन योजना है उसका लाभ हमें मिला है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो मोदी सरकार ने जो फ्री वाले सामान किया था वो मुझे मिल चुका है। मैं उसका
शुक्रगुजार करता हूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे व मझोले किसानों के खातों में अग्रिम किश्त डाली गई है। हमीरपुर जिले के किसानों का कहना है कि इस राशि से उन्हें बीज व खाद लेने में सुविधा मिली है। मुझे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभ लॉकडाउन के अंदर जो राशि मिली है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। मुझे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो लॉकडाउन के दौरान राशि मिली है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो लॉकडाउन के दौरान राशि मिली है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूं। निश्चित रूप से लॉकडाउन के इस दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज गरीब परिवारों के लिए मददगार साबित हुआ है। डीडी न्यूज के लिए शिमला से योगराज और हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। बिहार की राजधानी पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनएमसीएच पूरी तरह कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए समर्पित है। यहां कोरोना मरीजों के इलाज की विशेष व्यवस्था है। इस अस्पताल में अब तक कोविड-19 से प्रभावित 142 मरीजों को भर्ती किया जा चुका है। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि यहां कोरोना संक्रमित रोगियों की जांच को लेकर उपचार तक की समुचित व्यवस्था है। यहां से अब तक 128 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। पूरा हॉस्पिटल हम लोग पूरे बिहार का, पटना का, जहाँ का भी केस है वहाँ का केस आता है, रेफर्ड होके आता है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स भी आते हैं और यहाँ पे भी जांच होके जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको हम लोग जांच करके अगर कोविड पॉजिटिव रहते हैं तो उनको हम लोग एडमिट करके उनका इलाज करते हैं। अभी तक हम लोगों के पास 142 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं जिनका हम लोगों ने सक्सेसफुली इलाज किया है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित आईटीबीपी अस्पताल को गृह मंत्रालय ने कोविड-19 अस्पताल घोषित किया था। वो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक नई पहल के साथ आया है। अस्पताल ने ऐसे तकनीकी उपकरण का सहारा लिया है जिससे कोरोना मरीजों की अच्छे से देखभाल हो सके। अस्पताल में रोगियों को खाना, पानी, दवा देने के लिए नए स्वचालित वाहन को उपयोग में लाया जा रहा है जिससे कि मरीजों से कम संपर्क में आया जा सके। महाराष्ट्र के सांगली से एक अच्छी खबर आई है। यहां एक 94 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उसे परास्त कर दिया है। सांगली के कामेरी गांव में रहने वाली ये बुजुर्ग महिला एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी। इसके बाद इस बुजुर्ग महिला को मिराज शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड-19 को हराकर ठीक होने वाली महाराष्ट्र की ये सबसे बुजुर्ग महिला है। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना से क्या है हाल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 44,37,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,02,000 के पार पहुंच गया है। इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 14,16,000 से ज्यादा लोग हैं। वहीं 85,533 लोगों की जान जा चुकी है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य न्यूयॉर्क में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,29,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन ने कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन को कम करना शुरू कर दिया है। वहीं जून के अंत में प्रतिबंधों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रांस के कोरोना वायरस से पिछले
24 घंटों में 351 और लोगों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 27,000 के पार हो गई है, जबकि कोरोना से संक्रमण के मामले 1,78,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वहीं फ्रांस की सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच मध्य मार्च से बंद किए गए रेस्टोरेंट, होटल और अन्य पर्यटक सुविधाओं को गति देने के लिए 18 अरब यूरो की योजना की घोषणा की। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यहां सबसे ज्यादा मौत हुई है। वहीं 2,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां गुरुवार को 262 लोगों की मौत हुई। सरकार ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 55 अरब यूरो के आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटेन के नागरिकों ने कल लगातार 8वें सप्ताह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हर गुरुवार को होने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और विपक्ष के नेता केर स्टारमर भी शामिल हुए। ब्रिटेन में लोग हर गुरुवार की शाम को ताली बजाने, थाली बर्तन पीटने और वाद्य यंत्र बजाते हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हैं। 26 मार्च को पहली बार किए गए इस कार्यक्रम से लोग भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 10 मई को कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बहुत कम ढील देने की घोषणा की थी, जिससे कि कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर शुरू ना हो पाए और अर्थव्यवस्था और लोगों की जान को और नुकसान नहीं पहुंचे। इसी बीच ब्रिटेन ने स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रोशे द्वारा विकसित कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन में कल कोरोना वायरस से 428 और लोगों की मौत हो गई थी, जिससे अब तक कुल 33,614 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच ब्रिटेन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 1.7 अरब पाउंड के फंड की घोषणा की है। साथ ही लंदन में बस और सेवाओं को चालू रखने के लिए 1.6 अरब पाउंड के बेल आउट पैकेज की भी घोषणा की गई है। ये कदम लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद पहले सप्ताह में हजारों लोगों के काम पर लौटने के मद्देनजर उठाए गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। जीवन की बंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी